हेलो दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा जी से पंगा लिए। उनके बिज़नेस को उन्होंने लगभग चौपट कर दिया। वो मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है और अभी कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर यूपीएससी कोचिंग या मेडिकल इंजीनियरिंग जितने भी कोचिंग्स है, उनके ऊपर भी उन्होंने धावा बोल दिया है, एक तरह से हमला कर दिया है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इसके ऊपर डायरेक्ट बात किया जाए, क्या वो संदीप माहेश्वरी जी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाम भी रखा है यूपीएससी कोचिंग की रियलिटी बता रहे हैं। और उसके आगे और भी वीडियो में वो नीट इंजीनियरिंग ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कोचिंग्स होते हैं, उसका भी वो रियलिटी बताने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी कितनी बताते हैं, हम वीडियो में देखते हैं। ये बात इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये रियलिटी ज़्यादा बात नहीं करके क्योंकि रियलिटी तब होती है दोस्तों जब हम अपना कुछ रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये अगर अपना भी कुछ रियल एक्सपीरियंस शेयर करते, अपने पेरेंट्स का रियल एक्सपीरियंस शेयर करते कि किस तरह से इन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, या इनके बच्चे भी आई थिंक 9 या 10th में पढ़ रहे होंगे, तो इनके बच्चे भी अब आगे चल के कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो किस तरह से डिसीजन लेंगे अपने बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग या कुछ भी पढ़ाने का, मतलब आईएएस पढ़ाना है या अपने ही जैसा फोटोग्राफी करना है या अपने ही जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, एक समाज सुधारक बनना है। निश्चित रूप से मैं ये टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रियल बात करना, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं रियल बात करता हूँ। मैं रियल इसलिए बोलता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चाहे वो मैं जब कोचिंग ज्वाइन किया था उस समय की बात करूं, पटना की बात करूं, आज से 25 साल 30 साल पहले की बात करूं, या अभी 4 साल पहले अपने बेटे के साथ जो कुछ भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को शेयर करूं, तो मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एनीवे, हाँ, आगे चलकर मेरा बेटा हो सकता है आईएएस की तैयारी करे, क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ जब आईआईटी क्रैक कर लिए हो, आईआईटीएन अब बन ही जाएगा और अभी प्राइवेट नौकरी करोगे कुछ दिन के बाद, मतलब तो फिर थोड़ा-सा देख लो, अगर देश सेवा के लिए कुछ है जज़्बा तो वो भी करके दिखाओ। क्योंकि ऐसे तो तुम देखते ही रहते हो कि सीबीआई कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है। मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलिंग, ये सब करप्शन क्या हो रहा है देश दुनिया में, तो उसके ऊपर वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। तो मैं बोलता हूँ यार, मतलब कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे कोडिंग वोडिंग, ये कंप्यूटर ये वो सब काम करोगे, उससे अच्छा है आ जाओ गवर्नमेंट लाइन में। जैसे मैं गवर्नमेंट के लिए एक स्टाफ के रूप में काम कर रहा हूँ, एक डिफेंस का स्टाफ के रूप में काम कर रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी कुछ करो। मतलब बाहर से बात करने से क्या होगा। अभी अगर फैक्ट देखा जाए दोस्तों, तो संदीप माहेश्वरी क्या है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक समाज सुधारक बोल सकते हैं। जैसे गांधी जी से हम तुलना कर सकते हैं, गांधी जी भी एक समाज सुधारक थे, या हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाए। तो इसी तरह से शायद संदीप माहेश्वरी जो कुछ भी समाज में गलत हो रहा है, चाहे वो सोनू शर्मा कर रहे हो, चाहे विवेक बिंद्रा कर रहे हो, एमएलएम मार्केटिंग के नाम पे, चाहे कोई भी बिजनेस के नाम पे, ऐसे तो देखेंगे तो बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। मेरे से ये सीख लो, एआई सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो, चैट जीपीटी सीख लो, एक्सेल फाइल बनाना सीखो, ये वो पीपीटी बनाना, मतलब धड़ल्ले से लोग ज्ञान देते जा रहे हैं। और दिक्कत है कि पता नहीं उनके ज्ञान को कितने लोग ले रहे हैं। कोई 9 रुपये में सिखा रहा है, तो कोई 99 रुपये में सिखा रहा है, कोई 199 रुपये में सिखा रहा है, कोई 10 दिन में करोड़पति बना रहा है। विवेक बिंद्रा भी कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे थे, देव गढ़वी भी कर रहे हैं। एनीवे, अभी उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो यूपीएससी की कोचिंग की रियलिटी देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मेरे फेवरेट दिव्यकीर्ति सर इन्वॉल्व हैं, और दिव्यकीर्ति सर को तो संदीप माहेश्वरी भी पसंद करते हैं। कितने शौक से उनको अपने चैनल पे बुलाए थे। वैसे तो विवेक बिंद्रा जी को भी बुलाए थे, सोनू शर्मा को भी बुलाए थे, सबको यार पता नहीं बुला के, और लग रहा है आप सबको डंडा मार रहे हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। मतलब एक बार सबको बुलाओ, प्यार से बात करो। संदीप माहेश्वरी सबके साथ ऐसे ही किए ना, और अभी देखो सबको डंडा मार रहे हैं। ओझा सर को बुलाए हैं, खान सर को बुलाए हैं, अलग पांडे फिजिक्स वाला को बुलाए हैं, सबको बुला के अभी सबको लग रहा है जैसे कि तुम लोग सबका मैं बिजनेस डाउन करने वाला हूँ, सबका मैं बोरिया बिस्तर बंद करने वाला हूँ, ऐसे कुछ सबके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। एनीवे, मैं वीडियो पे आता हूँ। संदीप माहेश्वरी जी क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं एनालाइज करूंगा कि कितना वो रियलिटी रख रहे हैं, कितना अपना एक्सपीरियंस तो अपना कुछ रखते नहीं है। क्योंकि इसलिए भी एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। आपको भी मालूम होगा कि कुछ किरोरी मल, ऐसा ही कुछ उनके कॉलेज का नाम है, वो कुछ
बीकॉम सेकेंड ईयर तक ही पढ़े, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर वो उस समय में MLM मार्केटिंग जैसा ही कोई मार्केटिंग कर रहे थे, और अब देखिए मतलब टूथपेस्ट, साबुन, यही सब कुछ बेच रहे थे। तो खुद बताते हैं कि ये सब मैं बेच रहा था, खुद बना रहा था। अजीब हाल है यार, मतलब खुद साबुन बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, और आज के टाइम पे जो कोई साबुन बेच रहा है उसको हालत खराब किए हुए हैं। चाहे कम से कम पढ़ाने वाले के ऊपर इस तरह से उनका नहीं खराब करना चाहिए था। मतलब जैसे कि दिव्यकीर्ति सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं यार। देखो, दिव्यकीर्ति सर के अंदर का फायर को समझो। एक यूपीएससी क्रैक करने वाला इंसान के अंदर कितना फायर होगा कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये एक उनको इमेजिन करो एक आईपीएस के रूप में। शायद उनको आईपीएस पोस्ट मिला था, आईएएस नहीं मिला था, जबकि वो बोलते हैं कि नौकरी करना है तो आईएएस की नौकरी करो, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो उनको शायद इसलिए आईएएस की नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो नौकरी नहीं किए। तो जो व्यक्ति यूपीएससी क्रैक करता है, आईपीएस बनता है, और आईपीएस के रूप में उनको इमेजिन मैं करता हूँ यार, इतना कृष्ण के जैसा भोला भाला एक बच्चे के जैसा उनका चेहरा, कितना मासूम, कितनी उनकी हंसी कितनी मासूम होती है। मैं तो फिदा हो जाता हूँ, सच पूछो तो। ऐसे तो मैं संदीप माहेश्वरी जी पर भी फिदा हो जाता हूँ, लेकिन क्या बोले, दिव्यकीर्ति सर की बात ही कुछ और है। तो एनीवे, मैं वीडियो पे आता हूँ, क्या बोलते हैं सुनिए आप लोग। कितने हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं? हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप में से कितनों को लगता है आपका हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को लग रहा है। मतलब जो तैयारी नहीं भी कर रहा उसको भी लग रहा है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। संदीप माहेश्वरी जी ऐसा ही है, तैयारी करने के लिए, नाम के लिए 10 लाख तैयारी करते हैं। ये डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति भी बोलते हैं कि तैयारी करने के नाम पे 10 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें से जो सिंसियरली तैयारी करते हैं वो मुश्किल से 1 लाख 2 लाख ही बच्चे होते हैं। बाकी 8 लाख ना उतने सिंसियरली तैयारी नहीं करते हैं। ये फैक्ट है। ये संदीप माहेश्वरी जी को अगर नहीं मालूम है तो इस चीज़ को भी बताना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10 लोगों ने हाथ उठाया और कितने लोगों को लगता है कि हो जाएगा, तो 11 लोग हाथ उठा देते हैं और खुद बोल रहे हैं कि अच्छा, मतलब जो तैयारी नहीं कर रहा उसको भी लग रहा है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है भाई। हर एक बच्चा उतने सिंसियरली तैयारी नहीं करता, उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ये इस रियलिटी को युवा पीढ़ी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रियलिटी बात करूंगा दोस्तों। मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई है आप में से जो खुल के बात करना चाहेगा, मतलब जो भी कोचिंग में जहाँ से भी कर रहे हो? और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के अभी आप स्टार्ट कर रहे हो? यानी आपने ज्वाइन कर लिया है या अभी नहीं कर लिया? सर ज्वाइन कर लिया, 8 मंथ हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलती हैं। अभी जैसे बाहर रह के हम टर्म सुनते हैं कुछ भी नया, वहाँ जाके हमें पता चलता है एक्चुअल में ये है क्या, जो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जीएस में या उसमें, तो उसी के बारे में जानकारी और ज़्यादा हो जाती है। उस जानकारी का क्या करोगे आगे इन्फॉर्म काम आएगा। ये तो आगे कहाँ काम आएगा? मतलब कहीं जॉब करने जाओगे तो काम आएगी जानकारी? सर आएगा। इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर 4 years 5 years 6 years, उसके बाद में आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास में जानकारी है, तो क्या जॉब मिल जाएगी आपको? वहाँ पर तो नहीं सर, बस ये सोशली और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल और मेंटली ये सब डेवलप्ड हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेवलपमेंट? अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, एक प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का खड़ा होकर, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आईएएस आईपीएस बनने की इच्छा रखता है, वो खड़ा होकर बता रहा है कि मैं क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी करने से क्या होता है, मेरा जनरल अवेयरनेस बढ़ जाता है, मेरा इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ जाता है, इस टाइप से वो बता रहा है। और ऐसा ही कुछ बात आप देखेंगे कि दिव्यकीर्ति सर भी बोलते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप एक बेहतर इंसान बनते हो, एक सोचने समझने वाला प्राणी बनते हो। इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, और उसके ऊपर तो आचार्य प्रशांत ने भी टॉन्ट किया है, और कुछ हद तक एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी भी उस लड़के पे टॉन्ट कर रहे हैं। और जितने भी ये कोचिंग माफिया बोले या कोचिंग में पढ़ाने वाले बड़े बड़े शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली एक तरह से टॉन्ट कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये जो कुछ भी नॉलेज ले रहे हो, मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स के जो कुछ भी नॉलेज ले रहे हो, जो कुछ भी थ्योरी ले रहे हो, इससे क्या हो जाएगा कल जाके अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर मैं, अगर मान लो इस लड़के की जगह पे मैं होता, तो मैं संदीप माहेश्वरी जी से कहता
कि सर आप ही बताओ मैं क्या करूं, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ तो मैं अपने बेटे को भी बोलता था। मैं अपने बेटे को बोलता था कि बेटा देखो, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, ठीक है, क्रिकेटर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेटर बनना चाहते हो क्रिकेटर बन जाओ, क्योंकि तुमको धोनी बहुत अच्छा लगते हैं तो बन जाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। अदरवाइज पढ़ाई तो करना है ना बेटा, ऐसे क्रिकेटर बनोगे तब पर भी पढ़ाई करना चाहिए, कम से कम बेसिक पढ़ाई करना चाहिए 10th-12th, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने आना चाहिए भाई। 10 लोगों के बीच में खड़े होते हो तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि तुम एजुकेटेड हो। और कैसे मालूम पड़ेगा? जब थोड़ा सा इंग्लिश में बात करो, थोड़े से टफ वर्ड यूज करो, थोड़ा सा ऐसे कुछ बोलोगे, बात करोगे, अच्छा बात करोगे, तब मालूम पड़ेगा कि तुम एजुकेटेड हो, इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है। तो ये भी एक ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं बोलता था, देख बेटा, रियल लाइफ मैं बात करता हूँ कि मैंने भी तैयारी किया, नहीं हुआ, फिर उसके बाद जानते ही हो बैंक रेलवे सबके पीछे किस लिए सब कर रहा था, तो पेट के लिए यार। ये किसको नहीं मालूम है, संदीप महेश्वरी जी को भी मालूम है, खासकर एक मतलब मिडिल क्लास तक के। गरीब को तो चाहिए ही पेट की पूजा, पेट तो पूजा करेगा ही। मिडिल क्लास इवन 95% लोगों को यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप के पास अथाह पैसा है। इवन दिव्यकीर्ति सर के पास भी अथाह पैसा होगा, अलग पांडे जी के पास भी अथाह पैसा बन रहा है, तो इनके पास अथाह पैसा है। इनके बाल बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 3-4 पुश्तों या 10 पुश्तों तक, ठीक है। चाहे बहुत सारे लीडर हैं, नेता लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है कि उनके 10 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 95% लोगों को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इवन मिडिल या हायर मिडिल क्लास के बच्चों को तो कुछ करना पड़ेगा। इवन संदीप महेश्वरी को भी तो कुछ करना पड़ा ना। MLM मार्केटिंग किए, साबुन तेल कुछ बेचे, उसके बाद उनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था तो फोटोग्राफी करने लगे। उसके बाद मोटिवेशन देने का शौक था, मोटिवेशन करने लगे। जैसे कि मुझे लिखने का शौक चढ़ा तो मैं लिखने लगा। उसके बाद यूट्यूब पे कुछ बात करने का इच्छा हुआ तो वो भी करने लगा। लेकिन पर्पस वही है, मतलब एक रियल चेंज आए। चेंज इंडिया का मतलब यही है कि रियल चेंज, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, अंधविश्वास, जो कुछ भी समस्याएं हैं हमारे समाज में, वो सब कुछ दूर हो। या कंप्लीट दूर नहीं हो सकता है तो थोड़ा तो दूर हो यार, 1-2% तो दूर हो। मेरा वही टारगेट वही है, 1-2% तो चेंज है। तो मैं अपने बेटे को बोलता था, देख बेटा, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो क्या करता है, सबसे पहले तो ऊपर से ही शुरू करेगा ना। मैंने भी क्या किया, मैं थोड़ी शुरू में ही बैंक, रेलवे और कलर ग्रेड से स्टार्ट किया, ऐसे नहीं ना, ऊपर से स्टार्ट किया। कहाँ से? IIT से शुरू किया। IIT में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं हुए, उस समय NIT ऐसा कुछ, NIT में भी एडमिशन होते थे, AEEE उस समय नाम था। तो वहाँ जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें मेरा कुछ अच्छा रैंक नहीं आया। और नहीं आया तो फिर तो घर से पैसे भी मिलने बंद हो गए। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से तुम भी सोचो कि अगर IIT में नहीं हुआ तो NIT में ले लेना, NIT में भी नहीं होगा तो उसके नीचे लेवल के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ले लेना। क्योंकि तुमको मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथ ही पढ़ते रहते हो, केमिस्ट्री भी थोड़े बहुत पढ़ते हो लेकिन कम पढ़ते हो। कहने का मतलब तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारी एक तरह से समझो तो स्पिरिचुअलिटी की भाषा में कहें तो तुम्हारी आत्मा मतलब साइंस में ही लगी हुई है। क्योंकि तुमको मैं कभी देखता नहीं हूँ सोशल पढ़ते हुए, कभी देखता नहीं हूँ हिंदी पढ़ते हुए, कभी देखता नहीं हूँ इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हुए, संस्कृत पढ़ते हुए। कुछ भी पढ़ने में तुम इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ये सब सब्जेक्ट तुम केवल एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पढ़ने शुरू करते हो और बाकी समय में वही फिजिक्स और मैथ पढ़ते रहते हो। तो इसका मतलब तुम्हारी जो आत्मा में है, तुम्हारा जो ब्रेन है, वो साइंटिफिक टाइप का है। मतलब कल जाके तुम एक इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, या ऐसा कुछ प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि बेटा मोस्टली तुम इंजीनियरिंग के ही फील्ड में जाओगे या डॉक्टरी के फील्ड में जाओगे। तो कहने का मतलब कल जाके तुम टॉप नहीं तो 2nd रैंक का, 3rd रैंक का किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो। तो इस तरफ ही ज़्यादा थोड़ा पढ़ाई करो। यही समझो कि तुम्हारे लिए टारगेट है ये सब करना, और क्या, ठीक है। और इसमें नहीं होता है मान लो तो फिर उसके बाद बैंक, रेलवे, जैसे मैंने एक नौकरी पकड़ लिया उसी तरह से तुम भी पकड़ोगे। तो ग्राउंड रियलिटी भी बहुत जरूरी है। रियलिटी यही तो है कि एक युवा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, लड़का हो या लड़की, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। सिर्फ भाषण सुनने से तो होगा नहीं, ठीक है। संदीप महेश्वरी का भाषण सुनो, या दिव्यकीर्ति सर का भाषण सुनो, या आचार्य प्रशांत का भाषण सुनो, या अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कह दूंगा कि श्री कृष्ण का भाषण सुनो या गौतम बुद्ध का भाषण सुनो,
लोग बुरा मान जाएंगे, यार तुम श्री कृष्ण को भी ऐसे क्यों बोल रहे हो। एनीवे मतलब आचार प्रधान सुनाते रहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मुझे जो बोलना था बोल दिया, आगे क्या बोलते हैं। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। जी सर। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में है आपने सारे दे दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं आपसे ना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपके ऊपर है आप उसका जवाब देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट इस क्वेश्चनिंग से क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन जिसका आपको लग रहा है कि कोई यूज है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या प्लान है? अभी सर बैकअप कुछ सोचा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, वो तो Yes, sir. अभी यहाँ पे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनमें से 11 को कॉन्फिडेंस है कि उनका हो जाएगा। सर अटेम्प्ट हुआ नहीं, लेकिन अंदर से अभी तो आ रहा है कि हो जाएगा। दोस्तों 0% कहना सही नहीं है, 0.01% ठीक है, लेकिन एकदम 0 बोल देना ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब इनका नहीं हुआ या इन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, मेरा नहीं हुआ, लेकिन हर एक साल यार 17,000 लोगों का आईआईटी में होता है ना। 1 लाख बच्चे हर एक साल गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ना। तो ये कहना कि 10 लाख में यार 17,000 का या 1 लाख बच्चों का हो रहा है ना, तो ये नहीं कहना चाहिए कि 0%। ठीक है, 0% तो फिर मैं भी क्वेश्चन कर दूंगा कि करूँ तो करूँ क्या यार। संदीप महेश्वरी जी आप ही बता दो यार, आप ही बता दो कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि इसके बारे में मैं जस्ट नाउ अपना बात बता दी है कि मैं किस तरह से क्या किया, अपने बेटे के बारे में क्या बोला, तो मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि ये आपने किया क्यों, ज्वाइन क्यों किया है? लोगों के लिए काम, मतलब वेलफेयर का भी काम कर सकते हैं, जो लोगों को ज़रूरत है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे देखो तो देखता हूँ मैं भी, जैसे जाता हूँ कोचिंग रास्ते में, कि लोग भीख वगैरह, यहाँ पे बैगिंग का काम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इतना मेरे यहाँ वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ के लगता है बोले इसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये गलतफहमी हमारे माइंड में कहां से आ गई है कि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो उसका ये रास्ता है। मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान है जो भलाई नहीं कर रहा है? गिव मी वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग लीगल। इलीगल की बात छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। लीगली कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, जिसकी वजह से देश चल रहा है, कहीं पर काम कर रहा है जिसकी वजह से कोई कंपनी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। आज जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हो उसमें से कितनी है जो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और कितनी है जो पब्लिक कंपनीज बनाती हैं? मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग, जिसके बेस पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, वो प्राइवेट कंपनीज चलाती है। तो जो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या एक डॉक्टर जो कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है? क्या उसके बिना हमारा देश चल जाएगा? तो ये गलतफहमी कहां से आ जाती है हमारे माइंड में कि अगर हमको पब्लिक वेलफेयर करना है तो उसका ये रास्ता है। और हम सच क्यों नहीं बोलते हैं, जो है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए। हम ये कहानियां क्यों साथ में गढ़ने लग जाते हैं कि मुझे कुछ वेलफेयर करना है। अगर आपने ये क्रैक कर लिया, मान लो 2, 4, 5 साल बाद, और आपको मैं एज एन इंटरव्यूअर ये ऑप्शन देता हूं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो, यानी कि क्या, पब्लिक डीलिंग ना, वो सब नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर यहां पर ऑफिस में बैठ करके ये काम करना होगा जो हम कह रहे हैं, लेकिन ठप्पा मिल जाएगा कि आपका हो गया है। तो करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ देंगे सर। कुछ दिन तो सर अच्छा लगेगा, ठीक है, नया नया मिल रहा है, उसके बाद अंदर से फिर आएगा जो करना चाह रहे थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं। जिस गोल को पाने में आपने 5 साल लगाए, आप कह रहे हो उसको पाने के बाद में मैं छोड़ दूंगा। वो तो सर एक यूपीएससी का रास्ता है, जो करना है वो जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है? तो फिर वो क्यों रास्ता है? और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको करना है उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, वही क्यों रास्ता है? लाइफ में अगर सच में कुछ करना है ना, तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ पर हो गई, पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए, यस सर। मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे जाकर के भिखारियों की मदद करनी है, अभी कर दो, अभी तो कौन रोक रहा है? चलो एक काम करो, मैं आपको ऑफर देता हूं, देखते हैं कितनी मदद करते हो आप भिखारियों की। आप जा करके अगले 1 महीने तक भिखारियों की मदद करो सड़कों पे, उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको दिन में 12 घंटे काम करना होगा। करोगे? यस सर।
और 1 महीने तक आप यहां पे नहीं जा पाओगे जो भी आपकी कोचिंग है। अब बोलो यस सर, बोलो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोचिंग या फिर मदद करना सड़क पे जो भिखारी है उनकी? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कोचिंग गई भाड़ में। आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई वो कोचिंग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोचिंग करके मेरा ये हो जाएगा और मैं भिखारियों की मदद करूंगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ओपन ऑप्शन, देखते हैं आप ये एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी उतना पैकेज मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन दिन में 12 घंटे आपको वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, यानी 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर के रात तक भिखारियों की मदद करनी होगी। उसके लिए जो पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी का एक सीएसआर डिवीजन है, वो आपको पे करेंगे। यहाँ दोस्तों कुछ बातें संदीप माहेश्वरी जी ने सही बताई, लेकिन इन्हीं की बातों में एक बात पकड़िए। ये बोलते हैं एक डॉक्टर, तो भैया डॉक्टर कोई कैसे बनेगा? डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, तब ना आप जाके डॉक्टर बनोगे। या इंजीनियर कैसे बनोगे? IIT, AEEE या नीट का जो भी एग्जाम है, ये सब NIT, ये सब का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा, तब ना डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। लेकिन इस लड़के ने एक जो चीज बोला कि दिल्ली में बहुत सारे भिखमंगे हैं रोड पे चाहे मंदिर के पास, तो ये भिखमंगा खत्म करना चाहता है। ये चाहता है कि भिखमंगे ना हो, एक तरह से जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई गरीब ना हो, तो ये कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ पे चला गया। अब 1-2% इंडिया में भिखमंगे 1-2% का ही मतलब हो जाता है 2-3 करोड़ लोग, तो मान लेते हैं 1-2% लोग भिखमंगे हैं। तो भिखमंगा कैसे खत्म हो गए यार? ये कुछ ज्यादा ही ये चले गए, मतलब इतना ऐसे इनको बात नहीं करना चाहिए, शायद फंस गए ये। इनको बोलना चाहिए था कि सर किसानों की समस्या है, कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं पे मर्डर हो रहा है, सोसाइटी में इतना इनजस्टिस है, तो जो कुछ भी ये सब इनजस्टिस है इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ भिखमंगे की बात क्यों करना है यार? किसान कोई अगर आत्महत्या कर ले रहा है, थोड़े बहुत उसके जो रीढ़ है, मान लो 50,000 या 1 लाख उसके वजह से उसको परेशान किया जा रहा है, जिसके वजह से वो आत्महत्या कर ले रहा है, या कोई रेप करके घूम रहा है समाज में, मर्डर करके समाज में घूम रहा है, तो ऐसे लोगों को भी तो हमको जेल में डालने की जरूरत है। ऐसे लोग जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने की भी तो जरूरत है। तो इसको इसी तरह से बात करना चाहिए था, सीधे वो भिखमंगे के ऊपर चला गया। ये मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ठीक नहीं किया, इसको थोड़ा सा सीधे भिखमंगे से ही शुरू नहीं करना चाहिए था। और भी सर डिपार्टमेंट है ना, और भी काम है उसमें, सिर्फ यही थोड़ी यूपीएससी की जरूरत। जैसे और कौन सा डिपार्टमेंट है? और भी एक मिनट सुनो। हाँ, और भी लोग हैं जरूरतमंद, जिन्हें ये जरूरी नहीं है भिखारी, और भी लोगों का है। नहीं, भिखारियों को आपकी जरूरत है या नहीं है? भिखारियों के लिए आपको कुछ करना है नहीं करना है सर, और भी है ना। देखो, और भी तो फिर और तो बहुत कुछ है, सबका तो आप मदद कर भी नहीं सकते, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। एक जिंदगी में एक कैटेगरी को आपको चूज करना होगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जो आपको मदद करनी है वो मुझे बताओ किसको करनी है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कोचिंग छोड़ो, आपको जो करना है 5-10 साल बाद वो अभी करो और फ्रीली करो। बोलो ऐसा कौन सा कॉज है जिसके लिए आपके अंदर से आ रहा है? अगर आ रहा है तो, या फिर सच बोल दो कि नहीं ये भिखारी की तो सब बातें हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ, कोई भिखारी आता है मैं उसको भगा देता हूँ। स्टार्टिंग से सर यही है, जब पहली बार सोचा था तब यही था, लोगों को देख के। लेकिन जब आप मेरी बातें सुन रहे हो तो रियलिटी सामने आ रही है और समझ आ रहा है कि मेरे को भिखारियों से कोई मतलब। संदीप माहेश्वरी जी के इन बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ दोस्तों। वो ये बोले कि मैं समाज सुधार करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं कोई देश की सेवा एक तरह से समझो तो नहीं कर रहा हूं दोस्त, हकीकत में बोलता हूं। मैं अपनी पेट के लिए सर्विस कर रहा हूं, ठीक है। ये सर्विस में कल जाके अगर मुझे बैंक में नौकरी दे देता तो बैंक में करता, रेलवे तो चलो देश की सेवा हो जाएगी, बैंक भी एक तरह से देश की सेवा ही है। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। टीचर के रूप में नौकरी मिलती तो टीचर बन जाता, बैंक का क्लर्क बन जाता, रेलवे में कुछ बन जाता। तो कहने का मतलब मैं किस लिए वो सब काम करता? पेट के लिए यार, भोजन कपड़ा मकान के लिए, ठीक है। हर एक गरीब और मिडिल क्लास तक के जो लड़के हैं वो उसी के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। चाहे वो बैंक में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे कहीं भी कोई भी इसलिए सर्विस कर रहा है ताकि
वो अपने लिए, अगर माँ बाप गरीब हैं तो उनके लिए थोड़ा भोजन कपड़ा मकान का, ये सब जो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको तो कम से कम पूरा कर सके यार। ठीक है, तो ये देश सेवा का जो प्रवचन है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ संदीप महेश्वरी जी के साथ मैं पूरी तरह से एग्री हूँ कि यार ये समाज सुधार करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, नहीं। तुम अगर अपने अंदर से फील करते हो तो करो। जैसे कि संदीप महेश्वरी जी भी एक तरह से समझो तो देश की सेवा कर रहे हैं भाई, समाज सुधार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को हकीकत बता रहे हैं, ये भी एक तरह की देश सेवा है, एक समाज सेवा है। ठीक है, तो समाज सेवा या देश सेवा इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसलिए ये प्रवचन मत दो, ये इंटरव्यू के लिए ठीक है, आईएएस का इंटरव्यू में बैठो या कहीं भी इंटरव्यू में बैठो तो वहां ये प्रवचन देने के लिए ठीक है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं, मैं देश की रक्षा करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान को धूल चटाना चाहता हूं, मैं चाइना को धूल चटाना चाहता हूं। ये सब ना इंटरव्यू में ठीक है, रियल लाइफ में इस तरह के प्रवचन ना तो मैं देता हूं ना तो मेरे कोई दोस्त देते हैं। ठीक है, तो हम लोग डाउन टू अर्थ हैं और मुझे खुशी है कि मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, बल्कि वो मुझसे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। तो उनसे भी कभी आपका इंटरव्यू लेके सुनाऊंगा। अगर इसके जगह पे मैं रहता तो मैं निश्चित रूप से बोल्डली बात करता कि सर आप ये कैसा कंडीशन रख दिए कि सिर्फ 1 महीने। मैं काम करूंगा गरीबों के लिए, भिखमंगों के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए, उनको कुछ मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो समझ है, उनको समझाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा, उनको जो मदद की जरूरत है, उनके लिए भोजन कपड़ा मकान की जो जरूरत है उसके लिए पूरा करूंगा। और आप तो अपने चैनल को मोनेटाइज कर दोगे तो आप तो करोड़ों कमाओगे, तो उसमें से हर एक महीने आप मुझे 1-2 करोड़ देते रहना। देखो मैं कितना अच्छा गरीबों के लिए काम करता हूँ, और मेरा बैंक बैलेंस भी देखते रहना, मैं कितना करप्शन कर रहा हूँ, वो सब कुछ अपने नजर में होगा। लेकिन ये शर्त मत रखो कि सिर्फ 1 महीने। मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं आईपीएस नहीं बनूंगा, इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे को हर एक महीने आप सैलरी तो दोगे ना यार। महीने की मान लो कि 50,000 सैलरी तो दोगे ना। आज के टाइम पे जहां मेरा टारगेट है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वहां पर महीने की कम से कम 50,000 सैलरी तो दे देना। उससे मैं खुद भी अपने अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा, कुछ पेरेंट्स को भी देना होगा तो उनको भी दे दूंगा। तो ये पता नहीं, इसको ऐसे बोल्डली फ्रैंकली बात करना चाहिए था संदीप महेश्वरी से, उसने ठीक से बात नहीं कर रहा है। सर ग्लैमर और ये सब नहीं देखा था कि स्टेटस यार इससे ये सब मिलता, उस टाइम तब ये सब नहीं था कुछ भी। उस वक्त भिखारी था, उस टाइम लेकिन अभी अभी ग्राउंड लेवल पे जो है वो कर, अब तो ये सोशल मीडिया के थ्रू और बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब आई ना असलियत। देखो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको देख करके आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि अगर मेरा ये हो गया तो मेरी भी ऐसी लाइफ होगी। और वो लाइफ कैसी है जो आपको दिखाई जा रही है, जो एक्चुअल में नहीं है, और वो दिखाना भी सही नहीं है। आप देख करके तालियां बजाते हो कि कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। अच्छा नहीं है वो काम। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे नायक मूवी में नहीं होता कि अभी की अभी इंसाफ, सीधा गाड़ी से उतरे, बढ़िया सा पीछे म्यूजिक लगा हुआ है स्लो मोशन में, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, चल यहां से निकल। वो कह रहा है नहीं जी बाबूजी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अब वो सोच लो, वो जो इंसान हाथ जोड़ रहा है, उसके पैर पड़ रहा है, वो आपका बाप है। अब ये सही है काम या गलत है? इंसाफ का ये तरीका नहीं है। एक इंसान की इज्जत होती है, और उसको सोशल मीडिया पे डालने की परमिशन दी किसने? और ये जनता ये नहीं समझ रही है कि वो पावर वो उस आदमी पे नहीं दिखा रहे हैं, वो आपके ऊपर दिखा रहे हैं, और आप खुश हो रहे हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आप सबका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहा हूं। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है जैसा दिख रहा है सोशल मीडिया पे, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो करना इलीगल है। इस बात को अच्छे से समझ लो। दोस्तों मैं यहाँ संदीप महेश्वरी जी से बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एक आईपीएस को दिखाया जाता है किसी को पनिशमेंट देते हुए, खासकर पिक्चर में, चाहे वो सिंघम पिक्चर हो, चाहे नायक में तो वो एक रिपोर्टर है अनिल कपूर, वो उसमें इस तरीके से नहीं दिखाया जाता। वो एक लेकिन फटाफट जो चेंज, फटाफट किसी को मर्डर कर दो, फटाफट किसी का सस्पेंशन लेटर साइन कर दो, ये सब यार रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है। भले ही हम बहुत तालियां बजाते हैं इस तरीके से और लगता है कि मैं भी ऐसे काम करूंगा, लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखो तो कि कौन वो काम कर रहा है। क्या अजय देवगन ग्राउंड पे जाके इस तरह के काम कर रहे हैं? उनको क्या इंस्पेक्टर बना दोगे, आईपीएस बना दोगे, तो क्या अजय देवगन इस तरह के काम करेंगे? सिंघम की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे सोचो। या रणबीर कपूर, या क्या उनका नाम है यार, रणबीर सिंह, क्या वो लोग इस तरह के वो भी सिंघम बनाए हैं? तो इस तरीके से वो ग्राउंड में जाके काम करते हैं, करेंगे अगर उनको बना दोगे तो। कोई नहीं करता है यार, ठीक है।
तो इस तरीके का इमेज हम लोग पिक्चर देख के जरूर बना लेते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या आप कर सकते हो। ये जो कोचिंग वाले हैं जितने भी, वो आपके साथ ऐसी बातें नहीं करेंगे जैसी मैं कर रहा हूं। वो क्या बोलेंगे, ऐसी बातें करना छोड़ दो कि कितनी सीट्स है और कितनी नहीं है, तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। आप ये मत सोचो कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतनों का होता है इतनों का नहीं होता है। अरे तुझे तो एक ही सीट चाहिए, वो एक सीट तेरी ही है। सबको यही बोल रहे हैं। कोचिंग वालों को टॉपर्स चाहिए। अरे कोचिंग वालों को क्या चाहिए वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है अगर वो आप समझ पाओ तो। वो अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा कि गेम क्या है और किस लेवल पे है। कि अगर एक कोचिंग में मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना पैसा हो गया एक साल का? 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो, जो आप मेरे को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया, उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ। तब एक परसेंटेज निकल के आपके सामने आएगी और तब एटलीस्ट आप ये कर पाओगे जो अगर आपको करना ही है, कसम खाली है कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो आप थोड़ा तरीके से करोगे। ऐसे नहीं कि बस किसी को देखा और किसी के फेस वैल्यू पे जाकर के कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहां पे 1000 बच्चे हैं और 10 का हुआ, तो परसेंटेज में कितना आया? 1%। किसी के यहां पे 10,000 बच्चे हैं और 20 का हुआ, तो कितना परसेंट है? 0.2%। तो कौन सी कोचिंग को आपको ज्वाइन करना चाहिए आइडली? 1%। जो छोटी है, जिसकी सक्सेस रेशियो बेटर है, बजाय कि ऐसी कोचिंग को जिसको नाम बहुत है लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम है। सर रियलिटी तो कोई बताता नहीं है ना अपने बारे में। तो रियलिटी पता करो। क्या ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? होनी चाहिए। देखो कोई आपको रियलिटी नहीं बताएगा। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कोई आपको रियलिटी बताएगा। दोस्तों, संदीप महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि आपको कोई भी रियलिटी नहीं बताएगा। अरे रियलिटी यार सब कुछ मालूम है यार, किसको नहीं मालूम है? मुझे आज से 20 साल पहले मालूम था। 20 साल पहले कोचिंग की सिर्फ रियलिटी क्यों यार, स्कूल की रियलिटी मालूम होती है कि वहां पे अगर 10 टीचर हैं तो वो 5 पढ़ाने वाले होते हैं, 5 पढ़ाने वाले नहीं होते हैं, या 2 बहुत अच्छा पढ़ाने वाले होते हैं, 2 का फेस वैल्यू बहुत अच्छा होता है। तो वही चीज तो कोचिंग में भी होता है। और जहां तक कोचिंग की सिलेक्शन की बात है, तो ये सब तो चलेगा ही यार। फेलियर्स का फोटो थोड़ी जो वहां लगाएंगे। गवर्नमेंट ने भी अभी पॉलिसी निकाला है, रूल रेगुलेशन निकाला है कि इस तरह से आप फोटो मत चिपकाओ, 1-2 या एक ही फोटो 4 कोचिंग वाले चिपका देते हैं कि ये भी मेरे यहाँ से पढ़ा है टॉपर्स। तो ये सब तो चलेगा ही, लेकिन ये चीज किसको नहीं पता है? संदीप महेश्वरी जी के साथ मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। क्या है मुझे पता नहीं है। आज से 5 साल पहले जब मैं अपने बेटे का कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, तो क्या मुझे पता नहीं था? बिल्कुल पता था यार। मेरे सामने देखो क्या क्या ऑप्शन थे। खिड़जी का ऑप्शन था, उसका एग्जाम लिखा था, वहां पे कुछ 1,40,000 रुपए 2 साल के लग रहे थे, क्योंकि उसने अच्छा स्कोर किया था रैंक, तो उसको 1 लाख। विशाखापट्टनम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद श्री चैतन्य, उसका तो प्रिंसिपल मेरे घर पे आए थे, क्योंकि बेटे ने कुछ 95% कुछ नंबर लाए थे, ऐसा कुछ नंबर एग्जैक्ट याद नहीं रहता यार, 94-95 ऐसा ही कुछ था। उसके बाद श्री वेंकटेश्वरैया, जिसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उसका नेम बहुत अच्छा है। वो मतलब एक तरह से क्या, उसका ऐसा नेम एंड मतलब ऐसा यहाँ पे पकड़ है उसकी विशाखापट्टनम में कि लोगों को ऐसा विश्वास है कि वहां पर हो जाएगा ना, तो वो अच्छा स्कोर कर लेगा, वहां का पढ़ाई अच्छा है। मतलब उसका कुछ आप जाके देखोगे कोचिंग में, तो वहां पे कुछ पोस्टर इतना चिपका हुआ नहीं रहता है। वो सिर्फ लिखते हैं, उनका प्रोस्पेक्टस जो आता है ज्वाइन करने वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें एक जगह लिखा रहता है कि यहाँ पर पिछले साल या उसके पिछले साल 2-3 साल का ऐसा रिकॉर्ड रहता है कि यहाँ पर कुछ 15 या 20 ऐसा लिख देंगे कि 30 लड़के ने IIT ज्वाइन किया, 70 लड़के ने NIT ज्वाइन किया, और टोटल बच्चे, जैसे मेरा जब लड़का पढ़ रहा था उस समय कुछ 120 बच्चों ने ज्वाइन किया था, और जिसमें से सेम वैसा ही कुछ रिजल्ट आया होगा। 25 से 30 बच्चों का IIT में हुआ और कुछ 70 बच्चों का NIT में हुआ, बाकी बच्चों का नहीं हुआ। लेकिन वो टेस्ट लेके एडमिशन लेते हैं, टेस्ट लेंगे, और अगर वो उनको लगेगा कि ये लड़का अच्छा नहीं कर सकता है तो उसको लेते भी नहीं है। उसके 2-3 लाख रुपए, 3 लाख फीस है। एक्चुअल फीस जो है उस समय थी वो 2 साल की 3 लाख थी, लेकिन उसमें से जैसे मेरे लड़के ने टेस्ट में अच्छा रिजल्ट दिया तो उसको कुछ 1,80,000
1,80,000 मांग रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बोला सर वो फिरजी वाले 1,40,000 में ही कर रहे हैं, वही मतलब नेशनल लेवल का कोचिंग है और आप थोड़ा सा डिस्काउंट कीजिए। मैं ऐसा फ्रेंकली बात करता हूँ यार, जहाँ तक कोशिश होती है मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करता हूँ। थोड़ा सा बेशरम भी लग जाता हूँ इस चक्कर में, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ ऐसा ही। तो उनके सामने मैं बाकायदा ईमेल का प्रिंट भी लेके गया था या व्हाट्सएप पे जो भी था उसको भी दिखाया कि सर देखिए मेरे पास तो ये ऑप्शन है, 1,40,000 में फिरजी वाले ले रहे हैं, तो ये 1,80 थोड़ा सा तो कम करना पड़ेगा। और इस तरह से उनको कम करा के 1,40 पे मैं लेके आया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेरे सामने श्री चैतन्य जहाँ पर वो 10th क्लास तक पढ़ा उसका ऑप्शन था, फिरजी का ऑप्शन था, वेंकटेश्वरैया का ऑप्शन था, तिरुमला एक नाम याद आ गया, वहां पर भी मेरा ऑप्शन था। और तिरुमला का मैं इसलिए नाम लूंगा क्योंकि वहां पर मेरे बेटे को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिल जाती। और मैं थोड़ा सा यार मतलब पढ़ाई लिखाई मैं खुद भी मेरे पिताजी कुछ पैसे ज़्यादा खर्च वर्च किए नहीं है, तो मैं भी सोचता हूँ यार पैसे क्यों ज़्यादा खर्च करना, जितना कम से कम पैसे में पढ़ाई लिखाई हो जाए उतना अच्छा है। तो मैं चाह रहा था कि मेरा बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोचिंग में पढ़ ले, लेकिन यार वो मेरा बेटा नहीं माना और ना ही उसकी मम्मी मानी। ठीक है, तो ये लोग के सामने मैं हाथ ही जोड़ता हूँ, भैया तुम लोग जो डिसीजन लेते हो करो। तो कहने का मतलब ये है कि मालूम किसको नहीं है यार, ये सब किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है यार कि 0.1% का रिजल्ट होता है, 0.01% का रिजल्ट होता है। ये मत कहो कि किसी को मालूम नहीं है। और उनकी भी मजबूरी है, वो लोग किसका फोटो डाले, कुछ तो फोटो डालना पड़ेगा। और चलो अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फोटो नहीं डालना है तो फोटो नहीं डालेंगे, लेकिन ये मत कहो संदीप महेश्वरी जी कि लोगों को पता नहीं है। सबको पता है यार, A to Z सबको पता है। आज से 20 साल भी पहले मुझे पता था और आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी हो सकता है बीकॉम में ऐसे ही एडमिशन नहीं लिए होंगे, हो सकता है शुरू में मन होगा कि मैं भी IIT की तैयारी करूं। तो ऐसा मत बोलिए कि किसी को पता नहीं है, पता रहता है, लेकिन अब जो हो रहा है, लेकिन ये मत कहिए कि पता नहीं है, पता है। इसको छोड़ो, कोचिंग को दुनिया में कहीं भी कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताएगा, वो पता करना आना चाहिए। हाँ जी, आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरे को रेफरेंसेस दो कुछ ऐसे लोगों के जिनका नहीं हुआ है। सही क्वेश्चन पूछना तो सीखो। हम जाकर के वहां पे क्या कहेंगे कि हमें रेफरेंस दो ऐसे किसी का जिसका हो गया है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं आपकी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले? और वो पहले तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। वो कहेंगे आगे एक और बेवकूफ, लो करो बात। और वो बंदे बात करने के लिए तैयार बैठे, अरे बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। आप क्वेश्चन ही बेकार के पूछते हो, हमें पता ही नहीं कि इंफॉर्मेशन को निकालते कैसे है। उनसे जाकर के बोलो कि मुझे नहीं पता करना कि आपके यहां पे कितनों का हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका एक्चुअल में आपके यहां से हुआ भी है या नहीं हुआ है। आई डोंट नो दैट। हो सकता है कहीं और से हुआ है, सेल्फ स्टडी करके हुआ है और नाम आपका आ रहा है। तो मुझे बस 10 ऐसे लोगों का नंबर दे दो जिनका नहीं हुआ है। अरे यार 10,000 मान लो मेरा ही, चलो मेरा लड़के का जो कोचिंग था बहुत अच्छा था एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन इन जनरल कोटा में जाओ, कहीं भी जाओ, तो यार वो मान लो वहाँ पे 2,000 बच्चे हैं, 2,000 में से 20 बच्चों का होगा, तो यार तुम मांगोगे भी नंबर तो मतलब क्या करेंगे वो लोग? मतलब 1800 बच्चों का तुम नंबर लोगे, 1800 बच्चों को कॉल करोगे? ये थोड़ा इलॉजिकल बात मुझे लग रहा है। संदीप महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ उनका लो, तो तुम्हारे अगल बगल में भी यार मिल जाएंगे, उनसे जाके बात कर लो, इसमें क्या है? ठीक है, तो मेरे कॉलोनी में 8-10 बच्चे मिल जाएंगे यार जिन्होंने IIT के लिए तैयारी किया, मेडिकल की तैयारी किया, उनका नहीं हुआ। मुश्किल से एक बच्चे का कोई मालूम पड़ता है उसका हो गया, जैसे कि मेरे नीचे में भी एक है, उसका भी मेडिकल में हुआ है, उनका भी लड़के का हुआ है और इधर भी हुआ है। तो कहने का मतलब ऐसे बच्चों का नंबर लेने का जरूरत थोड़ी जो है, तुम्हारे अगल बगल में मिल जाएंगे 10 बच्चे, उनसे जाके बात कर लो कौन सा कोचिंग अच्छा है, कौन सा कोचिंग नहीं। उनकी बातों पर क्या तुम विश्वास करके कोचिंग ज्वाइन करोगे? तो ये बात मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि जो फेलियर्स हैं उनका नंबर ले लो, उनसे बात करो, उनसे समझो कि क्यों तुम्हारा नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ मालूम है यार, 2 ही चीज तो होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है और एक रट्टाफिकेशन होता है। IAS के लिए क्या है, 50% या 40% अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और 60-70% रट्टाफिकेशन है। चाहे वो तुम GK पढ़ो, GS पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, सोशल पढ़ो, इथिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, सब क्या है, संस्कृति, ये वो, ये सब क्या है, रट्टाफिकेशन है, रट्टे मारो। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
बायोलॉजी, ये सब मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर तुमको 90% अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो ये दोनों में अच्छा करोगे, मॉक टेस्ट दे लो ना, उसके पहले आईएएस के क्वेश्चन पेपर देख लो, चाहे आईआईटी के क्वेश्चन पेपर देख लो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, इसलिए ये कहना कि तुम फेलियर्स का नंबर ले लो उनसे, क्या करोगे फेलियर्स का नंबर लेके। ठीक है, 10 लाख में 9 लाख बच्चे फेलियर्स हैं, नंबर लेके सबसे बातचीत करते रहो। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इस वीडियो में कुछ रियलिटी बातें बताई गई है। बाकी मैं जितनी रियलिटी बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने बच्चे को लेकर एक्सपीरियंस बताया, उस एक्सपीरियंस से आप देखोगे ना, आप ज़्यादा कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये फेलियर्स का नंबर लेने से क्या कर लोगे यार, अपने अगल बगल में फेलियर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनसे बात कर लो आप चाहोगे तो। अदरवाइज मैंने जो इस वीडियो में बताया है एक्सपीरियंस और ग्राउंड रियलिटी, उससे आपको ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी, आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे कि आपको कल जाके आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसके लिए कोचिंग करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो संदीप महेश्वरी जी के इस वीडियो के साथ मैं एक तरह से समझो तो 50% सहमत हूँ, तो 50% असहमत भी हूँ, क्योंकि मेरे लिए समझो तो दिव्य कीर्ति सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। ओझा सर यूपीएससी क्रैक नहीं किए हैं, लेकिन वो हिस्ट्री की पढ़ाते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका ऐड आता है अनअकैडमी का, मैं उसको तुरंत स्क्रॉल कर देता हूँ, उसको पास कर देता हूँ। मुझे नहीं हिस्ट्री के बारे में सुनना है। यूपीएससी सबसे ज़्यादा टफ एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड या इंडिया, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एक बार सुन लिया हूँ, लेकिन वो उस ऐड में मुझे अब जैसे ही आता है मैं स्क्रॉल करता हूँ। ओझा सर में मुझे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। खान सर में दिलचस्पी है, क्योंकि वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे फीस नहीं लेते हैं, ना के बराबर फीस लेते हैं। मिडिल क्लास अपर क्लास से फीस लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करना पड़ेगा, बिना कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा यार। पेट है, बंगला कार गाड़ी, ये मतलब चाहिए ना। संदीप महेश्वरी के पास भी तो वो सब चीज़ है ना। ऐसा थोड़ी जो संदीप महेश्वरी गरीब के तरह और मिडिल क्लास मतलब हायर क्लास लेवल पे जी रहे हैं यार। उनके पास कार है यार, अच्छा घर है और सब कुछ तो है। तो वो चीज़ सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास भी वो हो। ठीक है, तो अब मैं हाँ यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि चाहे एनवी सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं यार, कितने सारे टीचर्स का नाम लूँ। फिजिक्स वाला, आपको मालूम है कि किस तरह से गरीब घर में पैदा हुए हैं, किस तरह से उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और लेकिन अलग पांडे और इनके साथ मैं थोड़ा सा असहमत होता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो उनके इस ऐड को मैं यार फालतू ऐड बोलता हूँ, 2 कौड़ी का ऐड है, वैसा ऐड मत सुनो। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा दोस्तों कि रियलिटी आपको मालूम है, मैंने भी कुछ बताया आपको, एक दोस्त के नाते बताया। इससे कुछ थोड़ा सा हमारे समाज में, देश में परिवर्तन आने की एक उम्मीद करता हूँ। बाकी आप खुद फैसला करो दोस्त, जो कि मेरी पहली पुस्तक का नाम है, वो मैं यहाँ भी बोलूँगा कि खुद फैसला करो क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, और उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो के बारे में आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो, और मैं तो हर एक कमेंट का लगभग जवाब भी देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।